नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जब से इस देश में इंडिया अलायंस बना है, ये मोदी विरोधी दलों का जो एक अलायंस बना है, इस अलायंस का अस्तित्व ही इसलिए गढ़ा गया, इस अलायंस को बनाया ही इसलिए गया कि इस अलायंस से जुड़े हुए नेता हिंदी और हिंदू को गाली दे सके। जी हाँ, जब से ये इंडिया अलायंस बना है तभी से इसमें शामिल दलों के नेताओं ने इस देश में हिंदी भाषा और सनातनी हिंदुओं को जितना गाली दे सकता है दे रहा है, बिना ब्रेक लगाए गाली दे रहा है। आए दिन जिसको जो मन होता है वह हिंदी भाषी लोगों को और सनातन हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, दोनों को ही गाली देते आ रहा है, लगातार गाली देते आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके गाली देने पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता हैं वह कुछ बोलने से कन्नी काट जाते हैं, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है भाई। उनके लिए ये इंडिया अलायंस इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वह अपने वजह से पूरे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गाली सुनवा रहा है। जी हाँ, और खुलेआम गालियां दिया जा रहा है। दरअसल डीएमके के नेता, वह डीएमके जिसका अस्तित्व ही हिंदी विरोध पे बना, हिंदू विरोध पे बना, जिसका मुख्य एजेंडा ही है हिंदी से विरोध और हिंदू से विरोध। इस देश में यह एक इकलौता पार्टी है जिसको हिंदी और हिंदू दोनों से सामान्य रूप से सबसे अधिक विरोध है। वह इन दोनों को ही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं, देखना नहीं पसंद करते हैं। उसी डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए इतना शर्मनाक बयान दिया है जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जो पिछले साल फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीना में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जो तमिलनाडु में जो बर्ताव हो रहा था, जो उनको मारा पीटा जा रहा था, उनको वहां से भगाया जा रहा था, और उस विवाद के ऊपर इस पूरे देश में चर्चा हुआ। लेकिन जब उस विवाद को मनीष कश्यप ने उठाया तो उस मनीष कश्यप को बिहार सरकार, तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी की सरकार ने कई धाराओं में मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया। और सिर्फ जेल ही नहीं भेजा, अपने उसी डीएमके सरकार के सहयोग से उस मनीष कश्यप पे एनएसए लगवा दिया, उसे राष्ट्रद्रोही साबित करवा दिया। उसी डीएमके तमिलनाडु के सत्ताधारी दल के नेता सांसद उदयनिधि मारन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिंदी बोलने वाला लोग है वह तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करता है। समझ जाइए, उसके हिंदी और हिंदू से विरोध देख लीजिए कि वो कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र का लोग तमिलनाडु में आके टॉयलेट साफ करते हैं क्योंकि वह हिंदी बोलते हैं। यानी हिंदी बोलने वाले इतने घटिया लोग हैं, वो हिंदी बोलने वालों को इतना घटिया समझते हैं जिसके लिए वो कह रहे हैं कि वह टॉयलेट साफ करते, जबकि पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दुनिया के आज अगर किसी भी क्षेत्र में अपना पहचान बना के रखा है तो अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, मेहनत पे, किसी के दया पर नहीं। लेकिन उस धरती के लोगों को जो अपने कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता है, शिक्षा के लिए जाना जाता है, उसको एक गाली दे रहे हैं। और यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डीएमके का ही नेता सीडीवी सेंथिल कुमार ने देश के संसद लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि हिंदी भाषी प्रदेश गौमूत्र वाली प्रदेश है। देखिए, मैं जो कहा कि हिंदी और हिंदू दोनों से इनको विरोध है, ऐसे गौमूत्र शब्द से किसी भी हिंदू को कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश को उससे तुलना करना यह स्पष्ट दिखाता है कि इन लोगों के मन में हिंदी भाषियों के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। जिस तमिलनाडु के लिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट और उसमें बैठे हुए माननीय मिलोड और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मनीष कश्यप प्रकरण में जो ज्ञान दे रहे थे और मनीष कश्यप से कह रहे थे कि तुमने एक शांत प्रदेश को बदनाम करने का कोशिश किया है, तुमने उनको, और इसलिए तुमको हम राहत नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर से एनएसए नहीं हटेगा। आज उसी तमिलनाडु और उसी सत्ताधारी दल डीएमके का असली चरित्र है। और इससे पहले भी डीएमके का ही एक नेता तमिलनाडु के लिए कह चुका है कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोग तमिलनाडु में आके पानी पूरी बेचते हैं। किस तरीके का हिंदी और हिंदू विरोध है डीएमके के अंदर, जो कि तमिलनाडु का सत्ताधारी दल है।
और इन लोगों के ऐसे विचारों को जानने के बाद भी अगर बिहार सरकार को बिहारी मजदूरों के साथ हुई अन्याय झूठा लगता है, तो मनीष कश्यप का द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत कहानी लगता है, तो फिर लानत है ऐसी सरकारों पे, ऐसे नेताओं पे। जिस राज्य का सत्ताधारी दल और उसका नेता, वरिष्ठ नेता खुलेआम मंचों से हिंदी भाषी लोगों को नीचा दिखाता हो, उनको गाली देता हो, एक तरह से यह उनके भाषा में गाली है। बेशक हम लोग इसको समझे कि सिर्फ एक मामूली सा बयान है, लेकिन उनके भाषा में यह एक गाली है। वह इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नीचा दिखाया जा सके, उनको जलील किया जा सके। इस सोच के साथ वो लोग इस तरीके का बयान देते हैं। वो इसलिए बयान नहीं देते हैं कि इससे कुछ बदलाव हो जाएगा, नहीं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से तमिलनाडु में जो हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनको नीचा दिखाया जा सके, उनको जलील किया जा सके। और यह सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है। यह अभी जो इस इंडिया अलायंस का बैठक हुआ था नई दिल्ली में, उस बैठक के दौरान जब नीतीश कुमार जी ने हिंदी में भाषण दिया था, तो इसी तमिलनाडु के सत्ताधारी दल डीएमके के सांसद टी बालू ने मोहम्मद मनोज झा, जो कि आरजेडी का सबसे बड़ा सेकुलर नेता है, उसके नाम में सिर्फ झा है, पूरी तरीके से वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी मौलाना से कम नहीं है। उस मनोज झा को टी.आर. बालू ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हिंदी में बोला है वो हमको समझ में नहीं आया, हम हिंदी नहीं समझते हैं, तुम इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे बताओ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। देख लीजिए इनका हिंदी द्रोह। एक तो यह एक अलायंस बनाए हैं, कहा जा रहा है कि ये पूरा अलायंस एकजुट है। फिर क्या, ये जो बिहारियों को, जो यूपी वाले को, उत्तर प्रदेश वाले को, हिंदी भाषियों को जो गाली दिया जा रहा है, वो पूरा ये अलायंस मिलके गाली दे रहा है। इसका मतलब जब ये पूरा अलायंस एक है, तो उसमें से किसी भी नेता का कोई भी बयान होगा तो ये पूरे अलायंस का बयान माना जाएगा ना। तो क्या ये पूरा इंडिया अलायंस ही गाली दे रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार वाले को? क्या ये पूरा इंडिया अलायंस ही हिंदी भाषियों को गाली देता है? ऐसे भी जो इस अलायंस का सबसे प्रमुख पार्टी है इस अलायंस में, कांग्रेस पार्टी, उनका जो सबसे सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी, वो भी कई एक बार कह चुका है कि उत्तर प्रदेश वाले मूर्ख होते हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि वोट कैसे देते हैं। दक्षिण उत्तर भारत वाले लोग मूर्ख होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि वोट कैसे दिया जाता है, किन मुद्दों पे दिया जाता है। जबकि दक्षिण के लोग, दक्षिण भारत के लोग अधिक समझदार होते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के लोग अब इनको जूते मार मार के भगा रहा है, इनको खदेड़ खदेड़ के भगा रहा है। जिन उत्तर भारतीयों के दम पे इनके पूरे बाप दादा, इनके पूर्वजों ने शासन किया, कई कई बार प्रधानमंत्री बने, उन्हीं उत्तर भारतीयों को ये मूर्ख कहते हैं। और जिस दक्षिण के लोगों को ये चतुर और समझदार बताते हैं। ऐसे उत्तर भारत के कोई भी व्यक्ति कभी भी इस बात के लिए भेद नहीं करता है कि ये दक्षिण भारत का है कि उत्तर भारत का। उत्तर भारत का हर एक व्यक्ति मानता है कि ये पूरा देश एक है, किसी का भी कहीं भी किसी भी तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए। उत्तर भारत के लोग तो इतने समझदार हैं कि वो चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में जितने भी भाषा बोला जाता है सबको हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत के लोग, खास करके डीएम के जैसे पार्टी और इनके नेताओं का लोग इतने जहरीले हैं, ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ तमिल के अलावा कोई भाषा की जानकारी। जिस अंग्रेजी भाषा को ये अपने बाप दादाओं का भाषा बना रखा है, वह अंग्रेज चले गए, लेकिन उस भाषा को एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से लड़ा, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, हमने उसको मार के भगा दिया, लेकिन उनको उसके भाषा को अपने बाप दादा का पैदाइशी भाषा बना रखा है। अंग्रेजी से किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी से सबसे ज्यादा विरोध है। हिंदी इनको नहीं चाहिए। अगर एक दही के पैकेट पे अगर हिंदी में लिखा जाए तमिलनाडु में, तो उसके लिए पूरे तमिलनाडु में दंगे हो जाते हैं, बवाल हो जाता है कि दही के पैकेट में हिंदी में कैसे लिख दिया। गजब है भाई। जिस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है, उस देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे किसी खाद्य पदार्थ की चीजों पे हिंदी में नहीं लिख सकते। आप समझ जाइए ये कैसी जहरीली सोच है। और उस प्रदेश के लिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले माननीय मिलोड कहते हैं कि वह एक शांत प्रदेश है, तुमने उसे बदनाम कर दिया। शांत प्रदेश अगर ऐसे होते हैं तो फिर अशांत प्रदेश किसे कहा जाए? या सिर्फ मणिपुर ही अशांत प्रदेश है? एक उग्रवाद और आतंकवाद ही अशांति फैलाता है?
इस तरीके का भाषाई आतंकवादी भी तो आतंक फैला रहा है, समाज में नफरत फैला रहा है। जिस देश में यह कहा जाता हो कि पूरे देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाकर रह सकता है, कारोबार कर सकता है। अगर बिहार का लोग, हिंदी भाषी लोग अगर तमिलनाडु में जाता है और उसको अगर तमिल नहीं आता है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, तो हिंदी बोलना का तो कोई दोष है, कोई अपराध है हिंदी में बोलना? जिन नेताओं को, जिन पार्टियों को, जिनके समर्थकों को हिंदी से इतनी परेशानी है कि वह एक दही के पैकेट पे हिंदी में लिखा हुआ अक्षर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अगर उस प्रदेश में अगर कोई हिंदी में बात कर लिया तो उसके साथ क्या होगा? और फिर उन घटनाओं को अगर कोई मनीष कश्यप बताएगा तो उस घटनाओं को आधार बना के अगर बिहार सरकार से सवाल पूछेगा तो उस मनीष कश्यप को देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। बड़े बड़े यहाँ के बिहारी नेता बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन आज उस उदयनिधि के बयान पे, आज उस दयानिधि के बयान पे, इससे पहले डी सेंथिल के बयान पे, डीबीए सेंथिल के बयान पे, टी बालू के बयान पे, ये सब के सब खामोश हो गए। अब पूरी बैठक में, इंडिया अलायंस के बैठक में नीतीश कुमार को इसलिए जलील कर दिया गया कि उसने हिंदी में भाषण दिया और हिंदी के ऊपर सिर्फ डीएमके ने विरोध जता दिया। उसके बाद पूरे बैठक में किसी भी प्रदेश का कोई भी नेता हिंदी में नहीं बोला। ये समझ जाइए डर, इसे कहते हैं डर, कि अगर एक नीतीश कुमार ने हिंदी में बोला, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए वो हिंदी के खिलाफ हर जगह, हिंदी के पक्ष में हर जगह आवाज उठाते हैं। उस नीतीश कुमार के हिंदी का विरोध जैसे ही डीएमके के नेता ने किया, उसके बाद उस पूरे बैठक में हिंदी में भाषण किसी ने दिया ही नहीं। वह अरविंद केजरीवाल जो हर एक भाषण हिंदी में देता है, उसने भी इंग्लिश में भाषण दिया। डर देखिए कैसा है, और शर्मिंदगी देखिए, डर से ज्यादा शर्मिंदगी है इन लोगों को कि ये लोग हिंदी बोलेंगे तो इनको मूर्ख और जाहिल समझा जाएगा। इसलिए ये लोग एक डीएमके, एक भाषाई आतंकवादी को समर्थन देने के लिए सब के सब इंग्लिश में भाषण किए। उसी डीएमके, उसी पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन, जो कि एमके स्टालिन का बेटा है, उसने किस तरीके से सनातन और हिंदू धर्म को क्या क्या नहीं कहा। मिटा दो, डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, पता नहीं क्या क्या। इस डीएमके के नेता, कई एक नेताओं ने हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए। पूरे तमिलनाडु से लेके बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र के जितने भी राजनीतिक दल इस इंडिया अलायंस में शामिल है, सभी दलों के नेता, चाहे वो बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का वो सुअर प्रसाद मौर्य हो, कर्नाटक का जो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका पुत्र प्रियांक खड़गे हो, चाहे डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन हो या ये राजा हो, ये सभी के सभी ने एक स्वर में सनातन धर्म और सनातनियों को गाली दिया, नीचा दिखाया, जिसके ऊपर इस इंडिया अलायंस का कोई भी सेकुलर दलाल नेता कभी उसका विरोध नहीं किया। किसी ने उस पर कोई बयान नहीं दिया कि उदयनिधि ने गलत कहा, प्रियांक खड़गे ने गलत कहा, चंद्रशेखर यादव ने गलत कहा, वो सुअर प्रसाद मौर्य ने गलत कहा। किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, ना ही किसी का कोई विरोध किया। और उसी तरीके से आज जब हिंदी भाषियों को गाली दिया जा रहा है, उनको कभी पानी पूरी बेचने वाला बताया जा रहा है, तो कभी टॉयलेट साफ करने वाला, तो कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, और बताने के बाद पीटा जाता है। उसके ऊपर भी गठबंधन की मजबूरी ऐसी है कि ये लोग खुद जाकर उनका पक्ष लेते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। सब के सब टार जाते हैं कि ऐसा अगर उसने बयान दिया होगा तो ये निंदनीय है। अरे घंटा निंदनीय है, निंदा करने से क्या होता है? पहले किसी को गाली दिलवा दो, पहले किसी को पिटवा दो, और बाद में कह दो निंदनीय है, निंदा करते हैं हम। इसे कहते हैं असली दोगलापंथी। इस देश के लोगों को, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को यह सोचना चाहिए कि इस इंडिया अलायंस और इसमें जो शामिल दल है उसका एजेंडा क्या है। अगर 2024 में चुनाव जीतते हैं तो ये किस एजेंडे पे काम करेंगे। और जब वही डीएमके के नेता बिहार आते हैं, पटना आते हैं, तो बिहार के नेता, सत्ताधारी दल उनके चरणों में लेट जाता है उनका स्वागत करने के लिए। और इसको वह डीएमके, उसके नेता अपने यहाँ टॉयलेट साफ करने वाले बताते हैं, पानी पूरी वाले बताते हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आता, शर्म इनको आएगा भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति के लिए, सत्ता के लिए अपना ईमान, धर्म, गैरत सब बेच दिए हैं, सब बेच के लोग खा गए हैं। लेकिन बिहार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, खास करके बिहार के लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और सही वक्त आने पे
इस सब को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जो कि देगी। बिहार का जनता मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उसका बदला बिहार के सरकार से और तमिलनाडु सरकार दोनों से जरूर लेगा, दोनों ही लोगों से लेगा, जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि मनीष कश्यप को सही सवाल उठाने के लिए, सही बात कहने के लिए, बिहार के लोगों के दुख दर्द को दिखाने के लिए उसको देशद्रोही साबित करवा दिया, उसके ऊपर NSA लगवा दिया। उसका हिसाब जरूर करेगा, सही समय का इंतजार। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।